मेरे घर के हालात बहुत बुरे थे। मुझे इस आदमी के साथ काम करते हुए 2 साल हो गए। सब लोग कहते थे कि ये काम छोड़ दो, लेकिन मैं बहुत मजबूर थी। मुझे बहुत सी ऐसी बातों का पता चल चुका था जो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैं अपनी जबान पर ताला लगा कर रखती थी। ये सोचती थी कि मेरा रिज़्क यहाँ लिखा है तो मुझे चुपचाप अपना काम करना चाहिए। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं मजबूर हो गई, क्योंकि मुसीबत मेरे घर तक आ गई थी। आज दूसरा दिन था, मेरी बहन इसी के पास थी और मैं बेबसी से सिर्फ इंतजार कर सकती थी। मैंने बगावत का ऐलान कर दिया, लेकिन फिर मेरी आंखों ने ऐसा मंजर देखा कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि 2 दिन से वो आदमी मेरी बहन के साथ। मेरा नाम नीलम है। मेरी 2 बहनें थी, मैं सबसे बड़ी थी। हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक था। मेरे बाबा हमसे बहुत मोहब्बत करते थे। वह इन मर्दों में से नहीं थे जिनको बेटों की ख्वाहिश थी कि वो कहते थे कि मेरी बेटियां ही मेरे लिए सब कुछ। अच्छा, हमारे घर में ज्यादा सहूलियात तो नहीं थी, लेकिन हंसी खुशी रहते थे और एक दूसरे की खुशी और गम का ख्याल रखते थे। जब तक कि मेरे बाबा इस दुनिया से अचानक चले नहीं गए, तब तक तो सब कुछ ठीक था। मेरा रिश्ता भी मेरी फूफू ने मांगा हुआ था। इनका बेटा सरकारी मुलाजिम था और वो कहती थी कि मेरे साथ ही इसकी शादी करवाएंगी। हमारी मंगनी भी हो चुकी थी, पर मेरे बाबा एक हादसे में इस दुनिया से चले गए और इसके बाद पता चला कि कोई भी अपना नहीं होता। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया और फुप्पो ने भी आंखें सर पर रख ली। घर में कुछ पैसे पड़े थे जो इस्तेमाल होने लगी। इसके बाद कुछ जरूरत की चीजें बिक गई। अब जरूरत थी कि मैं मैदान में आ जाती और कोई नौकरी करती, क्योंकि मेरी छोटी बहन तो अभी मैट्रिक कर रही थी और इसी से मेरी बड़ी बहन, जिसका नाम मारिया था, वो घर में ही रहती थी। इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। अम्मी इसे सिलाई स्कूल भेजा करती थी, लेकिन 2 साल से जारी थी, फिर भी इसे कोई हुनर नहीं आया था। मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की और उन्होंने मुझे एक अजीब सी नौकरी के बारे में बताया। जब मैंने इस बारे में सुना तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि मुझे ये काम मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि ये काम तो कोई भी नहीं करता, इसलिए तुम्हें यह काम आसानी से मिल जाएगा। पर क्या तुम ये काम कर लोगी? मैंने कहा कि मैंने कौन सा ये काम पहले किया था, लेकिन मजबूरी में इंसान क्या कुछ नहीं करता। इसका कहना था कि तुम्हें 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, इसके बाद तुम वहीं पर जॉब शुरू कर सकती हो। 3 महीने में तुम्हें आधी तनख्वाह दी जाएगी, लेकिन इसके बाद तनख्वाह बहुत अच्छी है। मैंने हामी भर ली, क्योंकि हम सभी जानते थे कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे थे। अब तो घर में बेचने के लिए हमारी जरूरत की चीजें ही रह गई थी। अगर इनको भी बेच देते तो फिर गुजारा किस तरह होता। बहुत ज्यादा बुरे हालात थे। बाबा की बहुत याद आती थी। अम्मी रोज मुझसे कहती थी कि तुझे 14 जमातें पढ़ाई हैं, तो कहीं नौकरी क्यों नहीं करती? कोई तो काम होगा। बेशक 3,000 ला, बेशक 5,000, पर कुछ लेकर तो आ। आज वापस आकर जब मैंने अम्मी को बताया कि मुझे नौकरी मिल गई है, पहले 15,000 मिलेंगे और इसके बाद महीने के 35,000, तो मेरी माँ तो खुशी से निहाल ही हो गई। थोड़ी देर के बाद इनके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि आंसू आने लगे कि तुझे काम के लिए घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। मैंने कहा कि मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। इसी तरह मुझे ये नौकरी मिल गई है। एक दिन मैं अपने काम से घर आई तो मेरी शलवार पर खून लगा हुआ था। मेरी माँ ने जब ये मंजर देखा तो हैरान रह गई। इसने कहा कि क्या हो गया? क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है? क्या तुम ठीक हो? मैंने कहा कि मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी माँ ने कहा कि ये सब कुछ क्या है? इस बात का मेरे पास जवाब था, लेकिन मैं इनको जवाब देना नहीं चाहती थी। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं बस में आती जाती हूँ, रास्ते में कहीं से कुछ लग गया होगा। आप इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा कि जवान बेटी घर आई है और इसकी शलवार पर यह गंदगी लगी हुई है, तो मैं सवाल भी ना करूं। मैंने कहा कि आप परेशान नहीं हो, अगर मुझ पर भरोसा करना है तो करें और अगर नहीं करना तो बेशक ना करें। मेरी माँ का कहना था कि अभी तो काम पर जाते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम्हारे तेवर कैसे बदल गए हैं। उन्होंने मुझे डांट दिया और कहा कि मुझे तुमसे हर सवाल करने का हक है। मैंने तुम्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत दी है तो मजबूरी में दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसका नाजायज फायदा उठाओ। इसलिए मुझे मजबूर ना करो कि मैं तुम्हें घर बिठा लूं और खुद काम करने के लिए निकल जाऊं। मैंने कहा कि आप क्या काम करेंगी? तो कहने लगी कि लोगों के घरों में काम कर लूंगी, लेकिन अगर तुमने कोई ऐसी वैसी हरकत करनी है
तो फिर तुम घर पर ही बैठा करो। तुम्हारा बाप आज इस घर में हराम का निवाला लेकर नहीं आया, कहीं तुम अपनी बहनों को हराम न खिलाने लग जाना। मैं तो हैरान ही रह गई कि मेरी माँ ने क्या से क्या सोच लिया था। जाहिर है आजकल कौन किस पर भरोसा करता है। माँ बाप अपनी औलाद की तरफ से भी मशकूक हो जाते हैं, और बात भी ऐसी ही थी। मैं अम्मी को बता देना चाहती थी कि मैं क्या काम करती हूँ, लेकिन अभी बता नहीं सकती थी। 1-2 महीने गुजर जाते और महीने के 30-35 हजार आने लगते तो इसके बाद बता देती, ताकि इनको ज्यादा बुरा नहीं लगता। मेरे पास जवाब तो जरूर था, लेकिन मेरी खामोशी मेरा गुनाह बन गई और मेरी माँ को यकीन हो गया कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मैंने अपनी दोस्त को ये बात बताई तो इसने कहा कि जब तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो तो तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है। अपना ख्याल किया करो, ठीक से काम किया करो, अपनी माँ को मौका ना दो, वो बेचारी पहले ही परेशान है। तुम जवान भी हो और खूबसूरत भी हो, इसलिए इनके दिल में उल्टे सीधे ख्याल आना नॉर्मल है। गलती भी तो मेरी थी ना, मुझे अम्मी को पहले ही दिन बता देना चाहिए था। मैंने अभी अपनी अम्मी को बताया नहीं था कि मुझे क्या काम मिला था। दरअसल मुझे यह काम एक ऐसे शख्स के साथ करना था जो लाशों का पोस्टमार्टम किया करता था, और मुझे इसकी असिस्टेंट के तौर पर नौकरी मिली थी। ये शख्स देखने में काफी बूढ़ा था, बहुत ही संजीदा था। ऐसे लगता था कि जैसे ये इंसान ही नहीं है। शायद इस काम को करने की वजह से वो ऐसा हो गया था। इसके चेहरे पर कोई जज्बात नहीं थे, वो बस अपने काम में लगा रहता था। इसने ये काम प्राइवेट शुरू किया हुआ था, इसलिए मुझे भी इतनी अच्छी तनख्वाह दे रहा था। जब इसने मुझे यह काम सिखाना शुरू किया, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। इसने मुझे कहा कि नहीं कर सकती हो तो चली जाओ यहाँ से, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला, क्योंकि मुझे इससे ज्यादा तनख्वाह और कम वक्त वाली नौकरी और कहीं नहीं मिलनी थी, और मुझे पैसों की सख्त जरूरत भी थी। एक दिन फिर से ऐसा हुआ कि मेरे कपड़ों की कुछ लगा था। जाहिर है जब इस तरह का काम किया जाए तो कपड़े तो गंदे होते हैं। मेरी अम्मी ने आज तो मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाना शुरू कर दी, और इनके मुंह में जो आ रहा था वो बोल रही थी। मैंने कहा कि ऐसा कुछ ना बोले कि जिस पर बाद में आपको पछताना पड़े, और मैंने इनको हकीकत बता दी। वह हैरान रह गई और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी मासूम सी बच्ची किस किस्म के काम करने के लिए बाहर जाती है। मैंने कहा कि ऐसे कामों के ज्यादा पैसे मिलते हैं, और फिलहाल हमें सिर्फ वो पैसों की जरूरत है। पैसों के लिए तो लोग क्या कुछ नहीं करते। हमसे कम ये काम अपनी जगह जैसा भी हो, लेकिन इसमें मेरी इज्जत को महफूज है। मेरी माँ ने मुझसे माफी मांगी और कहा कि बेटा माफ कर देना, 3 खूबसूरत बेटियों की माँ हूँ, ना तुम्हारा कोई भाई है और बाप भी इस दुनिया से चला गया है। आए दिन ऐसी खबरें सुनती रहती हूँ, इसलिए परेशान हो गई थी। मैंने कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं कभी भी आपका सर शर्म से झुके नहीं दूंगी। दिन तो इसी तरह गुजर रहे थे, लेकिन पता नहीं यह बात मेरी फुप्पो तक कैसे पहुंच गई थी। मेरी माँ ने तो इनको बताई नहीं थी, पर कोई न कोई गड़बड़ जरूर थी। वो एक दिन घर पे आ गई और उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी ने कैसे काम शुरू कर दिया। इसे सारे जहान में करने के लिए यही काम मिला था। मैं तो अपने बेटे की शादी किसी ऐसी लड़के से नहीं करूंगी। कोई मुझसे पूछेगा कि तुम्हारी बहू क्या करती है, तो मैं इसे क्या जवाब दूंगी। मेरी माँ ने कहा कि शादी के बाद वो ये काम नहीं करेगी, तो मेरी फुप्पो का कहना था कि फिर तुम लोगों का घर कैसे चलेगा, बल्कि अब तो तुम लोग इसकी शादी ही नहीं करवाओगे, क्योंकि अब तो वो पैसे कमाने की मशीन बन गई है। मेरी माँ का कहना था कि नहीं, हम इस तरह के लोग नहीं हैं। दरअसल मेरी फुप्पो ये रिश्ता तोड़ना चाहती थी और इनको कोई बहाना नहीं मिल रहा था। बिला आखिर इनको बहाना मिल गया और उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया। मुझे इस बात का दुख तो बहुत हुआ, क्योंकि मैं इनके बेटे अली से मोहब्बत करती थी, लेकिन मैं खामोश हो गई। एक दिन मुझे अली का फोन आया और इसने कहा कि मेरी माँ ने रिश्ता तोड़ दिया है। मैंने कहा कि हाँ, और तुमने अपनी माँ को रोका भी नहीं। इसका कहना था कि ये सारी बातें एक तरफ रखो, अगर मुझे तुमसे शादी करनी है तो मैं अपनी माँ की मर्जी के बगैर भी कर सकता हूँ, लेकिन जिस जगह तुम काम करती हो वो आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे इसके बारे में पता है। मैंने कहा कि अब तुम जानबूझ के ये सब कुछ कह रहे हो ताकि मैं ये नौकरी छोड़ दूं। लगता है तुमने अपनी माँ के साथ मिलकर ये प्लान बनाया है। अगर तुम मेरे घर का खर्चा उठाने को तैयार हो तो मैं ये नौकरी छोड़ देती हूँ। इसने कहा कि तुम बात को गलत रंग दे रही हो, तुम बात को समझ ही नहीं रही हो। जो तुम्हारे दिल में आए वो करो। मैंने कहा कि ठीक है, जो मेरे दिल में आएगा मैं करूंगी। अपनी फैमिली के लिए ही कर रही हूँ। मैं जानती थी कि अली कोई इतना बहादुर इंसान नहीं था। वो हमेशा से ही अपनी माँ का इशारे पर चलता आया था। वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके सिर्फ बातें थी।
एक दिन मैंने देखा कि जिस शख्स के साथ मैं काम करती थी इसका नाम जफर था और कोई आदमी इसके ऑफिस में बैठा था। जब मैं इधर जाने लगी तो इसने मुझे बाहर जाने का इशारा कर दिया, लेकिन मैंने शीशे से देखा कि वो आदमी उसे ढेर सारे पैसे दे रहा था। इतने पैसे तो कोई रिश्वत की मद में ही दे सकता है या फिर किसी गलत काम के लिए। ऐसी जगहों पर रिश्वत बहुत चलती है। लोग असल हकायत को छुपाने के लिए लाखों रुपए देने को तैयार हो जाते हैं। फिर इसी तरह के लोग लाशों पर भी कमाते हैं। अगर यहाँ पर यह सब कुछ हुआ तो मैं रोक नहीं सकती थी। वैसे जिस दोस्त ने नौकरी लगवाई थी इसने कहा था कि आदमी भरोसे वाला है, वरना मैं तुम्हारी नौकरी यहाँ पर क्यों लगवाती, इसलिए तुम बेफिक्र होकर काम करो। मुझे किसी के मामले में बोलने की जरूरत नहीं थी। मैंने बोलकर करना भी क्या था। अगर यहाँ पर इस तरह का काम हो रहा था मैं वैसे भी कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने इस मौजू को नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन एक बात तो और भी बहुत अजीब थी जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वो बात यह है कि जब किसी लड़की की लाश पोस्टमार्टम के लिए आती थी तो जफर इसको एक दिन इजाफी अपने पास रखता था और मुझे करीब तक नहीं जाने देता था। यूं तो फौरन मुझे बताता था कि यह काम आ गया था, लेकिन वो कहता था कि जब किसी जवान जहां लड़की की लाश आती तो मैं खुद ही इसका पोस्टमार्टम करूंगा, तुम्हें पास आने की जरूरत नहीं है। वो कहता था कि जवान लड़कियों का पोस्टमार्टम करने में ज्यादा देर लगती है। मैं हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, सब लोग एक जैसे ही तो होते हैं। मैं जब से यह काम कर रही थी मुझे उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। मुझे रातों को बुरे ख्वाब भी आते थे, लेकिन मैं किसी को बताती नहीं थी। यह काम कोई आसान काम नहीं था। इसकी बातें मुझे समझ नहीं आती थी। मैं इसकी बात का जवाब नहीं दे सकती थी, वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देता। इसलिए जो भी कहता था मैं चुपचाप सुन लेती थी। मेरी दूसरे नंबर वाली बहन अजीब तरीके से पेश आ रही थी। वो सिलाई स्कूल जाती थी लेकिन वापस आके घर का कोई काम नहीं करती थी और फोन में मसरूफ हो जाती थी। तो ये बात नजरअंदाज नहीं की जा सकती थी कि यह फोन इसने कहां से लिया था। इसने कहा मुझे गली में पड़ा हुआ मिला है और फोन को देख के भी ऐसा ही लग रहा था। मैंने कहा कि इसे उठाना ही नहीं चाहिए था। लोग विरादत करके फोन फेंक देते हैं और फिर ऐसे फोन के पीछे पुलिस आए इसको ही पकड़ती है जिसके पास ये फोन होता है। इसका कहना था कि एक हफ्ते से मेरे पास अभी तक तो कुछ नहीं हुआ और जब मैं मुजरिम नहीं हूँ तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। वैसे ही अकल की पूरी थी। जब ये बचपन में छोटी सी थी तो इसकी तबीयत बहुत खराब रहती थी और इसे एक दफा बुखार हुआ था। इसको झटके लगते थे, इसलिए मेरी माँ को लगा कि ये इस दुनिया से चली जाएगी, तो मेरी माँ ने इसको ज्यादा ही प्यार किया, जिसकी वजह से ये बिगड़ गई थी। पढ़ाई में इसने दिमाग नहीं लगाया। 4 साल तक मैट्रिक करने की कोशिश की लेकिन इससे मैट्रिक नहीं हुआ। इसके बाद अम्मी ने कहा कि ये पढ़ाई करने के लिए नहीं बनी है, इसको घर में ही रखते हैं, कोई हुनर सिखा देंगे। लेकिन 2 साल से इसको सिलाई का हुनर भी नहीं आ रहा था। मैंने अपनी अम्मी को कहा कि इसका बाहर जाना बंद करें। इसकी फीस दे दे के हम थक गए हैं कि इसको कोई काम नहीं आ रहा। लोग तो 3 महीने में ये काम सीख लेते हैं। इस बात पर वो अजीब तरीके से पेश आने लगी और इसने कहा कि मुझे बाहर जाने से रोका नहीं करें। मैं घर में बैठकर क्या करूंगी, वापस आती हूँ तो घर के काम तो कर देती हूँ ना। मुझे काम आता है, काम बस 2 महीने का कोर्स रह गया, इसके बाद मुझे पूरा काम आ जाएगा। मेरी अम्मी इस बात को टाल ही नहीं सकती थी। इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि 2 महीने की तो बात है, अगर वो कह रही है तो इसकी बात मान लो। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन 2 महीने के बाद ये घर बैठेगी और छोटी बहन को सिर्फ पढ़ाएगी, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत तेज थी। मैं सुबह जल्दी जाती थी, मेरे पास भी ऑफिस की चाबी होती थी। मेरा काम होता था कि मैं सुबह सुबह ऑफिस की थोड़ी बहुत सफाई भी कर दूं और अगर कल का कोई सामान पड़ा है तो इसको साफ करके कोड़े में फेंक दूं, क्योंकि जफर साहब तो 10 बजे आया करते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि अगर कोई केस नहीं आया होता था तो वो आते ही नहीं थे और मैं पूरा दिन ऐसे ही बैठ के चली जाती थी। पर आज जब मैं ऑफिस में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देख के हैरान रह गई। मेरे मुंह से बाकायदा चीख निकल गई, लेकिन जफर इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि वो जागा ही नहीं था। मैं इसे हैरान होकर देखने लगी। आज किसी लड़की का केस आया हुआ था और वो इसके पास ही जमीन पर सो रहा था। देखने वाले को तो ऐसा ही लगता था कि जैसे काम करते करते ही सो गया है। मैंने थोड़ा सा शोर किया और नकली खांसी की तो वो उठकर बैठ गया। मैंने कहा कि सर आप इधर ही सो गए।
तो मुझे देख तो वो चौंक गया और कहने लगा, हाँ काम ज्यादा था इसलिए मैं यही सो गया। तुम घर चली गई थी, पीछे से ये केस आ गया था। मैंने कहा कि आप मुझे फोन करके बुला लेते, मेरा घर करीब है। इसने कहा कि नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं थी क्योंकि ये एक लड़की की केस था। मैंने कहा कि ठीक है। मुझे इस शख्स की हरकतें बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। मुझे फिर से मेरी कजिन की कॉल आई और इसने कहा कि वहाँ पर काम करना छोड़ दो, तुम्हें नौकरी करने से नहीं रोक रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं नौकरी तलाश करूंगा। मैंने कहा कि तुम तब तक कुछ न कर सके जब तुम्हारी माँ रिश्ता तोड़ के चली गई और आजकल तुम्हारे लिए जगह जगह रिश्ता तलाश करती फिर रही है। अब तुम अपनी शादी की तैयारी करो और मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कर दो। जब मैं काम पे होती थी तो मुझे फोन सुनने की इजाजत नहीं थी, लेकिन मैंने फोन की तरफ देखा तो मेरी माँ की कॉल आई हुई थी। मैंने अपनी माँ को कहा हुआ था कि शाम के टाइम मुझे कॉल करके बता दिया करें कि कौन सी चीज लेके आई है ताकि मैं बाजार से ले लिया करूं। फिर ये शाम का वक्त नहीं था। थोड़ी देर के बाद देखा तो इनकी 4 से 5 कॉल्स आई हुई थी। मुझे जफर ने कहा कि फोन की तरफ क्यों देख रही हो, काम पर ध्यान दो। पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा था। सिर्फ सब्जी या किसी राशन के लिए मेरी माँ मुझे बार बार फोन नहीं करती। जफर थोड़ी देर के लिए वहां से गया तो मैंने कॉल सुन ली और सुन के मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी माँ का कहना था कि मेरी दूसरे नंबर वाली बहन मारिया घर वापस नहीं आई है, न ही फोन उठा रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने जफर को ये सब कुछ बताया और कहा कि मुझे जाना होगा। इसने कहा कि ठीक है। मैं चली गई और इसे तलाश करने लगी। वो हमें रात तक नहीं मिली, अगली सुबह तक भी नहीं मिली। मजबूरन खानदान के मर्दों को शामिल करना पड़ा। उन्होंने अजीबो गरीब बातें शुरू कर दी कि भाग गई होगी, आप लोगों ने भी तो इसे छोड़ा हुआ था, रास्ते में कहाँ जाती थी किसको क्या पता, बाप इस दुनिया में नहीं रहा। एक बेटे को आपने बाहर छोड़ा है, दूसरी बेटी उल्टे सीधे काम करती फिरती है। वो लोग हमारी मदद तो कर रहे थे लेकिन साथ साथ बातें भी सुना रहे थे। रात से सुबह हो गई और सुबह से शाम हो गई। मेरी बहन का कुछ पता नहीं था। मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। फिर पुलिस वाले ने कहा कि हमको एक लाश मिली है, आप आकर शनाख्त कर लें। मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम नहीं जाओगी क्योंकि वो मेरी बेटी नहीं है। मैंने अम्मी को कहा कि जाना पड़ेगा। मैं भी बहुत परेशान थी लेकिन खुद को संभाल कर खड़ी थी क्योंकि अगर मैं भी हिम्मत हार बैठती तो फिर बाकी सबको किसने संभालना था। मैं वहां चली गई और ये देख के कदमों तले से जमीन निकल गई कि वो मेरी बहन थी। वहीं पर रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस वालों ने कहा कि पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा, इसको यहाँ से सीधा पोस्टमार्टम करने के लिए ले जाएं। यह खबर अम्मी को कैसे सुनाती। मैं अपनी बहन को वहीं पर ले गई जहाँ पर मैं काम करती थी और मामू को कहा कि वो घर जाएं और किस तरह यह खबर अम्मी को सुना दे। पुलिस का कहना था कि अगर इसका किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था जिसने इसको कहीं मिलने के लिए बुलाया था और इसके बाद इसको धोखा देकर इसकी जान ले ली और इसको कहीं पर फेंक दिया, तभी मुझे समझ आया तो इसे वो फोन किसने दिया था। शायद वो फोन भी इसी लड़के ने दिया था। मैंने पुलिस को कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जफर को जब मैंने बताया तो इसे भी काफी अफसोस हुआ। इसने कहा कि पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, एक दिन लगेगा। अब मेरा दिमाग घूम गया था। मैंने कहा कि ये काम मैं करूंगी तो इसने इनकार कर दिया और कहा ये काम मैं कर लेता हूँ। वो इस काम के लिए एक दिन ज्यादा क्यों लेता है? जब किसी लड़की की लाश आती तो वह ऐसा भी क्या करता था। मैंने कहा कि मेरी बहन है, मैं खुद करूंगी ये काम और आपको अकेले नहीं करने दूंगी। इसने कहा कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम किस तरह की बातें कर रही हो, मेरा काम है, मुझे करने दो। तुम जाओ अपने घर जाकर अपनी माँ को तसल्ली दो। जब काम हो जाएगा मैं तुम्हें फोन पर बता दूंगा। लेकिन अब मेरे दिल में धड़का पड़ गया था। इस दुनिया का क्या भरोसा था, यहाँ पर क्या कुछ नहीं हो सकता था। मैं घर चली गई। घर में सबका बुरा हाल था, सब लोग रो रहे थे लेकिन मेरा दिल अभी भी वहीं पर लगा हुआ था। मुझसे रात नहीं गुजर रही थी। इसने कहा था कि वो सारी रात ये काम करेगा। जैसा मैंने पहले बताया, घर तो मेरा करीब था। मैं अचानक से घर से बाहर निकल गई और चलते हुए इस तरफ चली गई। इसके ऑफिस के पीछे एक खिड़की थी जो गली में खुलती थी। मैंने इस खिड़की से अंदर झांकने का प्लान बना लिया था। एक इंसान जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाए और फिर इसके दिमाग में एक अजीब सी बात भी आ रही हो जिसको वो क्लियर भी करना चाहता हो, इसकी दिमागी हालत कैसी होगी। मेरी दिमागी हालत भी बहुत बुरी थी। इससे पहले पुलिस के पास भी गई थी। उन्होंने कहा था कि लड़के को पकड़ लिया है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जब मैंने इसको देखा तो मैं हैरान रह गई। वो तो बिल्कुल ही कम उम्र था। पता नहीं कैसे इसने मेरी बहन को बेवकूफ बना लिया था। कैसे कैसे लोग होते हैं, अपने लिए किसी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, किसी की जान ले लेते हैं। इनके लिए किसी की जान लेना कितना आसान होता है। मेरी बहन तो इस दुनिया से चली गई। अब इसके साथ ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता था। इसके घर वाले इसे यहाँ से बचा के ले जाते। मेरा कजिन अली भी हमारे साथ था और वो भी हमारी बहुत मदद कर रहा था। मैं इस खिड़की के पास चली गई और दबे पांव अंदर झांकने लगी। मुझे मेरे कंधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। इससे पहले कि मैं चीख उठती, किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने पलटकर देखा तो वो अली था। वो मुझे एक तरफ ले गया और कहा कि यहाँ पर क्या कर रही हो। मैंने कहा कि मैं देखने आई हूँ क्या हो रहा है। इसने कहा कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये आदमी ठीक नहीं है। मैंने कहा कि इसलिए मैं देखने के लिए आई हूँ। हम दोनों ने अंदर झांका तो हम दोनों ही हैरान रह गए। जैसा हम सोच रहे थे वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। वो आदमी अपने काम में लगा हुआ था, बल्कि इस काम को बहुत बारीकी से कर रहा था। जब मैंने अपनी बहन को देखा तो मुझे रोना आ गया और मैं बेहोश हो गई। थोड़ा सा शोर हुआ तो वो इस तरफ मुतवज्जा हो गया। अली मुझे उठा के अंदर ही ले गया और थोड़ी देर के बाद मुझे होश आया तो जफर ने कहा कि यहाँ पे क्या कर रही थी। मैंने इसे सब कुछ बता दिया। इसने अपने ऐनक को उतारा और एक तरफ बैठ गया। इसने कहा कि हाँ, लोग मेरे बारे में ऐसी बातें करते हैं क्योंकि मैं अपने बारे में सफाई नहीं देता। क्योंकि कौन है ये दुनिया जिसको मैं सफाई दूं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरी एक बेटी थी जिसके साथ इस तरह का मामला हुआ था, लेकिन जब पोस्टमार्टम के लिए इसे भेजा गया तो उन्होंने बड़ी आसानी से ये कह दिया कि लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि लड़की ने खुदकुशी की है। जबकि मेरी बेटी खुदकुशी कर ही नहीं सकती थी। मैं इसके लिए इंसाफ भी नहीं ले सका। तब से मुझे पता चला कि ये दुनिया बड़ी जालिम है। ये लाशों पे भी कमाई करती है, तो मैंने भी ये काम शुरू कर दिया। इसलिए अब मेरे पास जब किसी जवान लड़की का केस आता है तो मैं इसको बहुत ही गौर फिक्र से देखता हूँ, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना हो। मेरे पास लोग आते हैं, रिश्वत देना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी से रिश्वत नहीं लेता। इस दुनिया में तो इंसाफ मिलता नहीं है। कम से कम जो इस दुनिया से चला गया है इसको तो इंसाफ मिल जाए। इसलिए मैं इस काम में ज्यादा देर लगाता हूँ। लोग मेरे बारे में ऐसी बातें करते क्योंकि जो हक पर होता है इसके खिलाफ हमेशा ही बातें की जाती हैं। इसने मुझे तसल्ली दी और कहा, तो मुझे बहुत अफसोस है, तुम्हारी बहन तो वापस नहीं आएगी, लेकिन इसे इंसाफ जरूर मिलेगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने इसे माफी मांगी कि आप मुझे माफ कर दें, मैंने आपको गलत समझा था। मेरी बहन का कफन दफन हो गया और इस लड़के पर हमने केस कर दिया। हम इसे माफ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। हमने कहा था कि वो हम इसे माफ नहीं करेंगे। अली ने इस मामले में बहुत साथ दिया और अपनी माँ के खिलाफ जाके ये ऐलान कर दिया कि वो मेरे साथ ही शादी करेगा। इसने मेरे साथ निकाह भी कर लिया और कहा कि 1 साल के बाद वो मुझे रुखसत करवा के ले जाएगा। मेरी फूफू ने बहुत शोर मचाया, लेकिन निकाह हो चुका था। अब वही हमारे घर का कुफैल है और मेरा इसके साथ निकाह हो गया है। मुझे अपनी बहन की बहुत याद आती है। हम इसे वापस नहीं ला सके, लेकिन इसे इंसाफ जरूर मिलेगा। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।